हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग खान सर के द्वारा जो कि आरवीडी पब्लिकेशन की बुक है पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान, आज इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी एक सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट से ये निवेदन है कि आप लोग इस सीरीज को ज़रूर देखें और इसका हम लोग ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, आपको पेज नंबर बता दिया जाएगा, उस पेज नंबर के हिसाब से आपका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और इसमें जो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट में 3 पार्ट होते हैं। ठीक, पहला होता है आपका फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री और तीसरा है आपका बायोलॉजी। तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट में देखा जाता है कि बायोलॉजी जो है वो सबसे थोड़ा टफ़ लगता है। ठीक है, टफ़ हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी सेक्शन को, जो कि खान सर का सामान्य ज्ञान पॉकेट जीके है। इसमें हम लोग अक्षर सा समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये खान सर का 3rd रिवाइज एडिशन है। देखिए यहाँ पे ये बुक लिखा हुआ है 3rd रिवाइज्ड एडिशन। ठीक है, और ये बुक की प्राइस बहुत नॉमिनल है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप लोग इसे ख़रीदें और इसको अच्छे से स्टडी करें, तथा मैं जो भी चीज़ को समझाऊँ उसे 1 बार 2 बार आप वीडियो को ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें, और साथ ही साथ उसका प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जीव विज्ञान है। ठीक, इसमें जो है अब देखिए पहला चैप्टर है हमारा जीवों का वर्गीकरण। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं इसमें जो भी टॉपिक को पढ़ाऊँ तो प्लीज़ इसे आप लोग घर में एक बार ज़रूर रिवीजन करें। ठीक है, देखिए जीवों का वर्गीकरण जो हमारा पहला चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ वायरस और जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका मैंने एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया है आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स है और मैं इसी से आप लोगों को बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला बात है कि जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? तो जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? तो जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य जो था वो किसी भी ज्ञात जीवों, जो भी ज्ञात जीव है, जो भी जानकारी में आए हुए जीव हैं, उनका नामकरण, उनकी पहचान और उनके बारे में अध्ययन सही ढंग से किया जाए तथा उन्हें सही जगह पर रखा जाए, उसके लिए इसके वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, उसके बाद है कि वर्गीकी अर्थात टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ये टैक्सोनॉमी क्या है? तो वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांतों के अध्ययन को वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, अब ये वर्गीकी के जो पिता हैं, ये वर्गीकी के पिता कहलाते हैं अरस्तु। वर्गीकी के पिता अर्थात टैक्सोनॉमी के पिता कौन है? अरस्तु। और ये अरस्तु ने ही सबसे पहले समस्त जीवों को 2 समूहों में बांट के रखा था। पहला समूह था वनस्पति समूह और दूसरा समूह था ये जंतु समूह। ठीक है, तो वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अरस्तु को कहा जाता है। और इन अरस्तु ने समस्त जीवों को 2 भागों में, एक को वनस्पति समूह में और दूसरे को जंतु समूह में बांटा था। ठीक है, ये तो हो गया कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकी के पिता। अब आते हैं कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी। एक वर्ड आता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी अर्थात आधुनिक वर्गीकी। तो आधुनिक वर्गीकी के जो पिता हैं वो आधुनिक वर्गीकी के पिता कहलाते हैं कैरोलस लीनियस। ठीक है, लीनियस आप लोग याद रखिएगा कि आधुनिक वर्गीकी के पिता कौन कहलाते हैं? तो आधुनिक वर्गीकी अर्थात मॉडर्न टैक्सोनॉमी के जो पिता कहलाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, वो लीनियस। इसी लीनियस को द्विनाम पद्धति का भी जनक कहा जाता है। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है सिस्टेमा नेचर। एक पुस्तक इन्होंने लिखी सिस्टेमा नेचर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिस्टेमा नेचर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है लीनियस के द्वारा। ठीक है, लीनियस के द्वारा। और इसी लीनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है अर्थात द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है।
अब इनके द्वारा जो है समस्त जीवों को दो पार्ट में बांटा गया। जैसे अरस्तु के द्वारा समस्त जीवों को दो पार्ट में बांटा गया था, एक वनस्पति समूह और एक जंतु समूह में। उसी तरह से कैरोलस नीलियस के द्वारा भी जो है समस्त जीवों को दो पार्ट में बांटा गया, एक है पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत। ठीक है, तो दो पार्ट में बांटा गया, एक पादप जगत हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, जंतु जगत हो गया। और ये लिनियस के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी सिस्टेमा नेचर, इसे बाइबल ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है कि बाइबल ऑफ क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण का बाइबल किसे कहा जाता है, तो लिनियस के द्वारा लिखी गई पुस्तक सिस्टेमा नेचर को ही बाइबल ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये लिनियस ने सभी जीवों को कितने भागों में बांटा, तो दो भाग में बांटा, एक पादप जगत और एक जंतु जगत में। ठीक है, और अरस्तु जो कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाता है, उसने भी दो भागों में बांटा था, एक वनस्पति समूह और एक जंतु समूह में। ठीक, चलिए अब देखिए द्विनाम पद्धति। ये द्विनाम पद्धति जो है, तो द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा गया, तो कैरोलस लिनियस को कहा गया। ठीक है, इसके अनुसार किसी भी जीव का नाम, वैज्ञानिक नाम जो होता है वो दो नामों से मिलकर बनता है। द्विनाम पद्धति क्या है, तो इसके अनुसार कैरोलस नीलियस ने बताया कि किसी भी जीव का नाम, ठीक है, किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम दो नामों से मिलकर बनता है। उसका पहला जो होता है वो उसके वंश को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा उसकी स्पीसीज अर्थात जाति को बताता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, तो द्विनाम पद्धति का जनक जो है लिनियस को कहा जाता है। लिनियस ने समस्त जीवों को दो भागों में बांटा, एक को पादप जगत बताया और दूसरे को जंतु जगत बताया, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी सिस्टेमा नेचर। ठीक है, सिस्टेमा नेचर उन्होंने पुस्तक लिखी और उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो दो नामों से मिलकर बनता है। उसका पहला जो अक्षर होता है वो होता है, पहला जो वर्ड होता है वो उसका वंश को बताता है और दूसरा उसके स्पीसीज अर्थात जाति को बताता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम हैं, उसे हम लोग देखते हैं। देखिए ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, होमो सेपियंस। मेढक का राना टिग्रिना, मेढक राना टिग्रिना, मनुष्य का होमो सेपियंस, मेढक राना टिग्रिना। बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका, देखिए बिल्ली को घर में पाला जाता है अर्थात ये डोमेस्टिक एनिमल आता है, तो ये फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता कैनिस फैमिलियर्स, कुत्ता एक्चुअली में क्या होता है कि फैमिली मेम्बर के जैसा आप देखिएगा, कोई कार में लेके घूमता है, कोई ट्रेन में लेके घूमता है, कोई रोड पे लेके घूमता है, मतलब वो एक फैमिली मेम्बर के जैसा होता है। तो कुत्ता फैमिली मेम्बर के जैसा होता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, कैनिस फैमिलियर्स, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बिल्ली डोमेस्टिक एनिमल में आती है तो फेलिस डोमेस्टिका। गाय को बोस इंडिकस कहा जाता है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ, बोस इंडिकस। एक्चुअली में गाय को हम लोग ज़्यादा पूजनीय मानते हैं, ज़्यादा दर्जा देते हैं, तो वो एक तरह से क्या हो गया, बॉस हो गया। तो याद करने के लिए से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बॉस को भाई ज़्यादा इज्जत दिया जाता है, गाय को ज़्यादा इज्जत दिया जाता है, तो ये हो गया बॉस इंडिकस। इसके बाद है मक्खी का वैज्ञानिक नाम हो गया मुस्का डोमेस्टिका। ठीक है, मुस्का डोमेस्टिका, मक्खी मुस्का, और ये घर में रहती है तो डोमेस्टिका, तो मक्खी का क्या हो गया, मुस्का डोमेस्टिका। मनुष्य होमोसेपियंस, मेढक राना टिग्रिना, टर करता है टिग्रिना। बिल्ली डोमेस्टिक एनिमल है तो फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता फैमिली मेम्बर है तो कैनिस फैमिलियर्स। गाय बॉस के रूप में रहती है तो बॉस इंडिकस। मक्खी मुस्का डोमेस्टिका। आम को हम लोग कहेंगे मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, ये इजी है, आम मैग्नीफेरा इंडिका। धान ओरियाजा सेटिवा, धान ओरियाजा सेटिवा। गेहूँ ट्राइटिकम एस्टिवम। मटर का क्या होता है इंग्लिश में पीस बोलते हैं।
ठीक है, तो वही हो गया पिस्कम सेटिवम। मटर का क्या हो गया, पिस्कम सेटिवम। चना साइकर एरिटनम, साइकर एरिटिनम, ठीक है। सरसों ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। तो ये सभी हो गए हमें याद। तो मनुष्य को क्या बोलते हैं वैज्ञानिक नाम, होमो सैपियंस। मेढक राना टिग्रिना। बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता कैनिस फैमिलियर्स। गाय बॉस इंडिकस। मक्खी मुस्का डोमेस्टिका। आम मैग्नीफेरा इंडिका। धान ओरिएजा सटिवा। गेहूँ ट्राइटिकम एस्टिवम। मटर पिस्कम स्टेबियम। चना साइकर एरिटिनम। और सरसों ब्रेसिया कंपेस्ट्रिस, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। उसके बाद देखा कि वर्गीकरण का फादर किसे कहा जाता है, तो फादर कहा जाता है अरस्तु को, ठीक है। उसके बाद द्विनाम पद्धति को हम लोग देखा। तो द्विनाम पद्धति को किसने वर्गीकरण, द्विनाम पद्धति का पिता किसे कहा जाता है, तो लिनियस को, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। उन्होंने दो पार्ट में बांटा। अरस्तु ने भी दो पार्ट में बांटा था, एक पादप जगत एक जंतु जगत। इन्होंने भी दो पार्ट में बांटा, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। फिर इन्होंने कहा कैरोलस लिनियस ने कि प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है। एक उसका वंश को बताता है, दूसरा उसकी जाति को बताता है। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ के वैज्ञानिक नाम देखे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जाति होती है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जाति होती है। चलिए अब है पांच जगत प्रणाली, ठीक है। पांच जगत प्रणाली, ये पांच जगत प्रणाली जो है ये R.H. विट्टेकर के द्वारा 1969 में दी गई थी। R.H. विट्टेकर के द्वारा जो है पांच जगत प्रणाली दी गई थी। इनका कहना था जैसे कैरोलस लिनियस और अरस्तु ने दो पार्ट में बांटा, एक सीधा सीधा बोल दिया भैया पादप जगत है और एक सीधा सीधा बोल दिया कि जंतु जगत है। लेकिन R.H. विट्टेकर साहब जो थे उन्होंने सभी जीवों को पूरे पांच भागों में बांटा। पहले को उन्होंने कहा मोनेरा, दूसरे को कहा प्रोटिस्टा, तीसरे को कहा पादप, चौथे को कहा कवक और पांचवें को कहा वो जंतु, ठीक है। क्या क्या बोला, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप अर्थात प्लांट, कवक अर्थात फंगस और एनिमल अर्थात जंतु। ये पांच चीज़ों में बांटा, ठीक है। ये पांच पार्ट में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, कवक अर्थात फंगस और जंतु अर्थात एनिमल। इन पांच पार्ट में इन्होंने बांटा। किन्होंने, तो R.H. विट्टेकर ने। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पांच पार्ट में या पांच जगत प्रणाली किसने दिया, तो R.H. विट्टेकर ने दिया 1969 में। ये पांच क्या क्या थे, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु, ठीक है। चलिए अब एक एक कर डिटेल से देखते हैं। मोनेरा, पहले देखते हैं मोनेरा, ठीक है। मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। कौन आते हैं, तो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव इसमें आते हैं मोनेरा में। जैसे जीवाणु हो गए, साइनो जीवाणु अर्थात साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, नील हरित शैवाल हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गए। कौन कौन हो गए, तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, ये सब मोनेरा जगत में आते हैं। मोनेरा जगत में कौन है, तो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं मोनेरा जगत में, इसमें जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा आते हैं। इसके बाद है हमारा दूसरा प्रोटिस्टा, दूसरा है प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय लेकिन यूकेरियोटिक जीव आते हैं। इस मोनेरा में कौन आते थे, प्रोकैरियोटिक जीव, और प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, यूकेरियोटिक जीव। ये चीज़ डिफरेंस है कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव आते थे लेकिन ये भी एक कोशिकीय थे, और प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय लेकिन यूकेरियोटिक जीव आते हैं। इसमें प्रोटोजोआ संघ,
जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। युगलिना को जानते हैं कि पादप और जंतु के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? युगलिना कहा जाता है। ठीक है, पादप और जंतु के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? युगलिना कहते हैं। तो इसमें कौन कौन आ गए? प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ में अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना और शैवाल। ठीक है, ये सब आ गए हमारे किसमें? प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो दो हम लोग देख लिए, एक मोनेरा देख लिए। मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव। मोनेरा में जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ में कौन कौन? अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, शैवाल, ये सब आते हैं। ठीक है, और युगलिना को क्या कहा जाता है? पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक, चलिए तीसरा है पादप। आर.एच. व्हिटेकर साहब ने जो तीसरा जो दिया वर्गीकरण वो बताया पादप। इस पादप में जितने भी बहुकोशिकीय हरे पादप हैं, जितने भी आप लोग पेड़ पौधे देख रहे हैं, वो सारे के सारे पादप वर्ग में आते हैं। ठीक, उसके बाद है फंगस अर्थात कवक। ठीक, इसमें जितने भी प्रकार के कवक हैं वो सारे के सारे इस ग्रुप में आते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कवक में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है, अर्थात हरित लवक नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से किसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है? 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक को आपको टिक करना है, जिसमें एक आपका कवक भी रहेगा। तो कवक में हरित लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब इसको पोषण कैसे मिलता है? तो इसको पोषण जो है कवक को ये मिलता है अवशोषण विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? अवशोषण विधि के द्वारा। ठीक है, इसको पोषण जो मिलता है वो मिलता है अवशोषण विधि के द्वारा। ठीक है, और ये क्या होता है? परपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं। परजीवी या परपोषी का मतलब क्या हो गया कि दूसरे जीवों से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब जैसे हमारे सर में रुस्सी हो जाता है, तो रुस्सी जो हो जाता है वो क्या है? एक तरह का फंगस है। वो क्या करता है? हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है, जो सिर में जो कोशिकाएं होती है, उसी से वो क्या करता है? अपना भोजन बनाते जाता है और भोजन बनाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? परपोषी या परजीवी हो गए। इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं मशरूम, मशरूम को देखते हैं ना, तो मशरूम में ना तो पत्ता होता है, ना जड़ होता है और ना ही तना होता है, लेकिन ये क्या है? एक फंगस है, ये बड़ा फंगस है। और इसमें क्या होता है? हरित लवक भी उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, और इसका पोषण किसके द्वारा होता है? तो पोषण होता है फंगस का अवशोषण विधि के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फंगस अर्थात कवक का पोषण किसके द्वारा होता है? तो अवशोषण विधि के द्वारा होता है। ठीक है, अब पांचवा जो है वो है हमारा एनिमिलिया अर्थात जंतु जगत। ठीक है, पहला हो गया मोनेरा, दूसरा हो गया प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और अब एनिमिलिया अर्थात जंतु जगत। प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ को छोड़कर जितने भी समस्त जंतु है सभी के सभी जंतु वर्ग में आते हैं। तो प्रोटोजोआ संघ में कौन कौन आ जाते हैं? अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, युगलिना आ जाता है, आपका शैवाल आ जाता है। इन सभी को छोड़कर जितने भी जंतु हैं सभी के सभी जंतु जगत में आते हैं। ठीक है, इसमें कशेरुकी और अकशेरुकी दोनों होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली को बताया, जिसमें कि समस्त जीवों को 5 भागों में बांटा गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप अर्थात प्लांटी, कवक अर्थात फंगस और जंतु अर्थात एनिमेलिया। ये 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया है। ठीक है, जिसमें नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आते हैं। दूसरा प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक को रखा गया है, जिसमें प्रोटोजोआ संघ, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, शैवाल आदि आते हैं। प्लांटी में बहुकोशिकीय जितने भी हरी पौधे हैं सभी के सभी आ जाते हैं पादप जगत में। इसके बाद है फंगस अर्थात कवक, इसमें जो है सारे के सारे कवक आते हैं। और कवक में क्या होता है? हरित लवक उपस्थित नहीं होता है। ये अपना पोषण अवशोषण विधि के द्वारा करता है। ठीक है, ये अपना पोषण अवशोषण विधि के द्वारा करता है। इसके बाद आता है जंतु जगत।
जंतु जगत में प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी जितने भी जंतु है सभी जंतु जगत में आ जाते हैं, चाहे वो कशेरुकी हो या बहुकशेरुकी हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं वायरस। ठीक है, वायरस के बारे में देखते हैं। वायरस अर्थात विषाणु, इसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, वायरस अर्थात विषाणु। विषाणु का अर्थ होता है तरल विष। विषाणु का अर्थ क्या होता है? तरल विष। ठीक है, विषाणु का क्या अर्थ होता है? तरल विष। और विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की, लेकिन इसका नामकरण कौन किया था? तो बेंजेरिक ने इसका नामकरण किया था। ठीक है, तो विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की ने, लेकिन इसका नामकरण किसने किया था, अर्थात विषाणु नाम किसने दिया था? तो बेंजेरिक ने इसका नाम दिया था। और वायरस अर्थात विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। विषाणु का अर्थ होता है तरल विष। विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने और इसको विषाणु नाम दिया था बेंजेरिक ने। ठीक है, चलिए देखिए, विषाणु जो होते हैं, विषाणु को सजीव और निर्जीव की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अब देखिए, इस लाइन को समझने की कोशिश करिए। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, अभी मैंने बताया कि युगलिना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। अर्थात युगलिना ना तो पादप है और न ही वो पूर्ण रूपेण से जंतु है। ठीक है, वो दोनों के बीच की कड़ी है। ठीक है, उसी प्रकार से वायरस जो है ना तो सजीव है और ना ही निर्जीव है। यदि इसे किसी निर्जीव चीज़ पे, जैसे लोहा पे रख दिए या किसी टेबल पे रख दिए, तो ये एक क्रिस्टल के रूप में, ये निर्जीव के रूप में रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये कोशिका के संपर्क में आता है तो ये तुरंत एक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये तुरंत एक्टिव हो जाता है और ये अपना फिर काम करना स्टार्ट कर देता है। ये फिर हमारे कोशिका से मिलता है और कोशिका हमारा क्या होता है? फोटोस्टेट मशीन होता है। ये बोलता है चलो भाई मेरा भी तुम फोटोस्टेट करो, मेरे जैसा तुम और भी को निकालो, और ये धीरे 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 क्या हो जाता है? फैल जाता है। लेकिन फिर जैसे उसको हम लोग निकाल के किसी निर्जीव चीज़ पर रख देंगे तो फिर वो निर्जीव हो जाता है। अर्थात वो ना तो निर्जीव है और ना ही सजीव है, वो दोनों के बीच की क्या है? कड़ी है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? कौन होता है? तो वायरस होता है। वायरस की खोज किसने की? इवानोवस्की ने की। इसका नाम किसने दिया? बेंजेरिक ने दिया। वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? तरल विष होता है। ठीक है, देखिए वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों पाया जाता है। ठीक है, वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों पाया जाता है। इसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी भी पाया जाता है। ठीक, इसे क्रिस्टल के रूप में अलग किया जा सकता है। इसे क्रिस्टल के रूप में अलग किया जा सकता है। ये मैंने बताया ना कि ये क्रिस्टल के रूप में होते हैं। ये जब सजीव के संपर्क में जाते हैं तो फिर ये अपना विस्तार करने लग जाते हैं, और जब ये निर्जीव के संपर्क में रहते हैं तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी विभाजन या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती है। तो इसे क्रिस्टल के रूप में अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, इनमें से किसे क्रिस्टल के रूप में अलग किया जा सकता है? वायरस, फंगस, आपका बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ। तो वायरस को क्रिस्टल के रूप में अलग किया जा सकता है। इसमें कोशिका द्रव्य और कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए यह कैसा होता है? अकोशिकीय होता है। कैसा होता है? अकोशिकीय होता है, अर्थात इसमें कोशिका नहीं होता है। क्योंकि अगर कोशिका होती तो कोशिका का गुण होता है कि वो अपने आप में विभाजन करते चला जाता है, अपना फोटोस्टेट वो करते चला जाता है। लेकिन ये अगर इसको खाली रख दिया जाए तो क्या, ये वैसे का वैसा क्रिस्टल के रूप में पड़ा रहता है। तो ये क्या होता है? अकोशिकीय होता है। ठीक है, और यह बैक्टीरिया से छोटा होता है, अर्थात इसे सबसे छोटा रोग कारक कहा जा सकता है। कि सबसे छोटा रोग कारक कौन है? तो वायरस है। यह बैक्टीरिया से छोटा होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वायरस पर एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। वायरस किसका बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का वायरस बना होता है। और वायरस की इकाई को वायरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरोन कहते हैं। वायरस की इकाई को वायरोन कहते हैं। ठीक है,
अब देखिए वायरस के टाइप्स। वायरस के मुख्य रूप से 3 टाइप होते हैं। पहला जंतु वायरस, दूसरा पादप वायरस, तीसरा जीवाणु भोजी वायरस। अगर हम लोग जंतु वायरस की बात करें तो इस जंतु वायरस जो होता है वो जंतु में जो वायरस उपस्थित होता है, ठीक है, जंतु में जो वायरस पाया जाता है उसे जंतु वायरस बोला जाता है। अर्थात जंतुओं में रोग पैदा करने वाले वायरस को क्या कहते हैं? जंतु वायरस कहते हैं। इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। जंतु वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। लेकिन एड्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज वायरस, मिक्सो वायरस, इन सभी का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है आरएनए होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वायरस अर्थात जो जंतु में पाया जाता है, जो कि जंतुओं में रोग उत्पन्न करता है, वैसे वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो डीएनए होता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है, एड्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज वायरस, मिक्सो वायरस, इन सभी का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। इसके बाद आता है पादप वायरस। पादपों में रोग पैदा करने वाले वायरस को क्या कहते हैं? पादप वायरस कहते हैं, ठीक है। इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। इसका एक्सेप्शन है कॉलीफ्लावर मोजाक वायरस। इसमें क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, ठीक है। यह फूल गोभी में रोग उत्पन्न करता है। जंतु वायरस में क्या था? जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए था और पादप वायरस में आनुवांशिक पदार्थ क्या है? आरएनए है, ठीक है। इसके बाद आता है जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी जीवाणुओं में रोग उत्पन्न करता है। जीवाणु भोजी जो होता है वो जीवाणुओं में रोग उत्पन्न करता है। अर्थात जीवाणुओं में रोग पैदा करने वाले वायरस को क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी वायरस कहते हैं। इसका भी जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो भी होता है डीएनए। इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। गंगा जी का जो पानी देखते हैं कि हम लोग जो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दिनों तक भी ये खराब नहीं होता है, इसमें यही जीवाणु भोजी वायरस पाया जाता है जो कि जीवाणु में रोग पैदा कर देता है। अर्थात जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उसको ये नष्ट कर देता है, जिसके कारण कि गंगा जी का जो जल होता है वो अधिक दिनों तक खराब नहीं होता है। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है अर्थात जनन होता है वो क्रॉस विधि अर्थात गुणन विधि के द्वारा होता है। विषाणु में वायरस में जो रिप्रोडक्शन होता है अर्थात जनन होता है वो कैसा होता है? तो गुणन विधि के द्वारा होता है। तो वायरस के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो वायरस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वायरस का अर्थ होता है तरल विष। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी इवानोवस्की ने। इसका नाम दिया था बेंजेरिक ने। वायरस के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी। यह सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। क्या इसमें आरएनए डीएनए रहता है? तो हाँ रहता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जंतु वाला में डीएनए रहता है आनुवांशिक पदार्थ और पादप वाला में आरएनए रहता है आनुवांशिक पदार्थ। इसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रहता है? तो हाँ रहता है। इसे क्रिस्टल के रूप में अलग किया जा सकता है। इसमें कोशिका द्रव्य तथा कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यह कैसा होता है? अकोशिकीय होता है। यह बैक्टीरिया से छोटा होता है। अर्थात सबसे छोटा रोग कारक कौन होता है? तो वायरस होता है। एंटीबायोटिक्स का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। विषाणु की इकाई को क्या कहते हैं? वायरोन कहते हैं, ठीक है। यह 3 प्रकार का होता है, जंतु वायरस, पादप वायरस, जीवाणु भोजी वायरस। जंतुओं में जो रोग उत्पन्न करता है वो जंतु वायरस हो गया। पादप में जो रोग उत्पन्न करता है वो पादप वायरस हो गया। जीवाणु भोजी में जो रोग उत्पन्न करता है वो जीवाणु भोजी वायरस हो गया। जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ हमारा डीएनए, पादप वायरस में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। और गंगा जी का जो जल जो इतना दिन तक शुद्ध रहता है, उसमें कीड़ा नहीं लगता है, उसमें जीवाणु भोजी वायरस पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु। बैक्टीरिया की खोज जो है वो किए थे ल्यूवेनहॉक ने। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने और बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। लेकिन ये बैक्टीरिया नाम किसने दिया था? एरेनबर्ग ने। किसने दिया था? एरेनबर्ग ने। और विषाणु का नाम अर्थात वायरस का नाम किसने दिया था? बेंजेरिक ने। और बैक्टीरिया का नामकरण कौन किया था? एरेनबर्ग। और बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बैक्टीरियोलॉजी।
जैसे वायरस के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी, वैसे ही बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। और बैक्टीरिया के फादर किसे कहा जाता है, तो जिन्होंने बताया कि भाई मतलब जिन्होंने खोज किया तो उन्हें ही फादर कहा जाता है। वो कौन थे, ल्यूवेनहॉक। तो बैक्टीरिया का फादर ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक। लेकिन इसका नामकरण कौन किया, एरनबर्ग। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है, जबकि हम लोग वायरस का देखे थे कि डीएनए और आरएनए दोनों होता है, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया का कौन सा होता है अनुवांशिक पदार्थ, वो डीएनए होता है। अब अगर हम लोग इसकी संरचना के बारे में बात करें तो इसका जो सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया का सबसे बाहरी आवरण किसकी बनी होती है, वसा की, विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट की या खनिज लवण की। तो कार्बोहाइड्रेट के इसके सबसे बाहरी आवरण बनी होती है, जो कि जब यह कठोर होता है तो कैप्सूल इसे कहा जाता है, लेकिन जब यह नर्म होता है तो इसे स्लाइम लेयर कहा जाता है, ठीक है। तो कैप्सूल या स्लाइम लेयर क्या हुआ कि बैक्टीरिया के बाहरी आवरण कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, लेकिन जब यह कठोर होती है तो कैप्सूल, और जब यह नर्म होती है तो स्लाइम लेयर कहा जाता है। दूसरा, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, ठीक है। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। पादप में भी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और बैक्टीरिया में भी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। लेकिन वही अगर हम लोग वायरस की बात करें तो उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। इसमें कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, इसमें राइबोसोम, मीसोसोम उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कोशिका उपस्थित होती है तो ये क्या हो गए, एक कोशिकीय जीव हो गए, जबकि वायरस में कोशिका उपस्थित नहीं होती थी, इसलिए वो क्या थे, अकोशिकीय जीव थे, ठीक है। अब जीवाणु विषमपोषी और स्वपोषी दोनों होते हैं। जैसे वायरस के बारे में हम लोग जाने थे कि वो परपोषी ही होता है, ठीक है, वो परपोषी होता है, जबकि बैक्टीरिया जो है विषमपोषी अर्थात विषमपोषी अर्थात दूसरों पर डिपेंड करने वाला, और स्वपोषी अर्थात खुद से भोजन बनाने वाला, दोनों इसमें होता है। और इसका जो जनन होता है अर्थात रिप्रोडक्शन होता है वो अलैंगिक द्विविभाजन या द्विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है। अलैंगिक और लैंगिक दोनों के द्वारा होता है, ठीक है। और उसका कैसे होता था, वायरस का कैसे होता था, तो गुणन विधि के द्वारा वायरस का होता था, ठीक है, गुणन विधि के द्वारा वायरस का होता था। जबकि बैक्टीरिया का कैसे होता है, तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों के द्वारा होता है, ठीक है। एक टर्म आता है, एक वर्ड आता है कॉलीफॉर्म। कॉलीफॉर्म क्या है, जीवाणुओं का समूह है, अर्थात ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। क्या है ये, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जीवाणुओं का समूह अर्थात ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, कॉलीफॉर्म क्या है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। तो अब देखिए बैक्टीरिया जितना हम लोगों के लिए हानिकारक है तो बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। अगर हम लोग फ़ायदे की बात करें तो बैक्टीरिया जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, ठीक है। एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो कि मटर कुल के पौधे अर्थात मटर के पौधे की जड़ों में पाया जाता है। मटर कुल का पौधा कौन होता है, लेग्यूमिनेसी कुल, ठीक है। तो मटर के पौधे की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, तो मटर के जड़ों में, मटर के पौधे की जड़ में ये क्या करता है, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया मुक्त रूप में पाया जाता है, तो क्लोस्ट्रीडियम और एजेटोबैक्टर, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम और एजेटोबैक्टर जो होता है वो मुक्त रूप से पाया जाता है। तो क्लोस्ट्रीडियम तथा एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया जो होता है वो मुक्त रूप में पाया जाता है। फिर डेयरी उद्योग में भी बैक्टीरिया का यूज करते हैं। दूध से जो हम लोग दही जो जमाते हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस और स्टेफिलोकोकस, ये दो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन कौन सा, तो लैक्टोबैसिलस और स्टेफिलोकोकस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि दूध से दही जमाने की प्रक्रिया में कौन उपयोगी होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या प्रोटोजोआ, तो बैक्टीरिया होता है। तो कौन सा बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिलस और स्टेफिलोकोकस।
मानव की आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो ई कोलाई बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो ई कोलाई बैक्टीरिया मानव के आंत में पाया जाता है। और इसे ही प्रदूषण निदेशक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रदूषण निदेशक बैक्टीरिया। किसे? ई कोलाई को, जो कि मानव की आंत में पाया जाता है। तो मानव की आंत में कौन पाया जाता है? ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसे प्रदूषण निदेशक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। फिर एंटीबायोटिक बनाने में, एंटीबायोटिक जो भी दवाई होता है उसको बनाने में भी बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। पहली जो एंटीबायोटिक दवाई थी वो कौन थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो पहली एंटीबायोटिक दवाई थी जो बैक्टीरिया के द्वारा बनाई गई थी वो थी स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम जीवाणु से विटामिन B12 तैयार किया जाता है। विटामिन B12 जो कि ताकत की दवाई होती है, ठीक है, ताकत के लिए इसका यूज किया जाता है। उसमें भी कौन सा बैक्टीरिया? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्राचीनतम जीवित जीवाश्म जो है वो आर्की जीवाणु को कहा जाता है। प्राचीनतम जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? आर्की जीवाणु। प्राचीनतम जीवित जीवाश्म आर्की जीवाणु, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, देखिए वो टर्म था ना कि प्राकृतिक में अर्थात मोनेरा जगत में पाया जाता था बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, तो यही है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये साइनोबैक्टीरिया कौन है? तो नील हरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये क्या होते हैं? स्वयं पोषी होते हैं, अर्थात ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। और इनका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? DNA होता है। ये प्राकृतिक जीव में आते हैं। कौन से जगत में? तो मोनेरा जगत में ये आते हैं, ठीक है। एक बैक्टीरिया है एनाबीना। कौन है? एनाबीना। एनाबीना जो होता है वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। देखिए एक क्वेश्चन था राइजोबियम, किसके बारे में? तो राइजोबियम, ठीक है, सॉरी, एक था राइजोबियम, ठीक है। तो ये राइजोबियम क्या करता था? मटर के पौधे की जड़ों में पाया जाता था, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता था। लेकिन यहाँ है एक एनाबीना जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, ठीक है। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बदलता है? तो एनाबीना। और ये कहाँ पाया जाता है? तो एजोला की पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। एजोला की पत्तियों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो एनाबीना पाया जाता है। ये क्या करता है? तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, एनाबीना। इसके बाद एक है बैक्टीरिया स्पाइरुलिना नीलहरित शैवाल। स्पाइरुलिना नीलहरित शैवाल, इसको भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन के रूप में कौन से नीलहरित शैवाल का उपयोग किया जाता है? तो स्पाइरुलिना नीलहरित शैवाल। यह कौन से बैक्टीरिया का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं? तो स्पाइरुलिना नीलहरित शैवाल। या सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो स्पाइरुलिना नीलहरित शैवाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। लाल सागर का जो लाल रंग होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ट्राइकोडिसियम एरिथ्रियम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो ट्राइकोडिसियम एरिथ्रियम के द्वारा, ठीक है। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडिसियम एरिथ्रियम नामक नीलहरित शैवाल के कारण पड़ा। तो हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में देखा। तो बैक्टीरिया में क्या किया था? तो बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। इसका जो नामकरण किया था वो एरेनबर्ग ने किया। इसके अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। इसके फादर ल्यूवेनहॉक है, ठीक। बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? DNA है। इसकी संरचना की अगर बात करें तो इसका जो बाहरी आवरण होता है वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। जब यह कठोर होता है तो कैप्सूल, जब यह नर्म होता है तो स्लाइम लेयर इसे कहा जाता है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, अतः यह क्या है? एक कोशिकीय है। इसमें कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। राइबोसोम, मिसोसोम पाया जाता है। ये क्या होता है? विषमपोषी और स्वयंपोषी दोनों होते हैं। ये विषमपोषी और स्वपोषी दोनों होते हैं। इसमें जनन जो होता है अलैंगिक और लैंगिक दोनों होता है। कॉलीफॉर्म क्या है? तो कॉलीफॉर्म अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, अर्थात जीवाणु का समूह है। कॉलीफॉर्म क्या है? जीवाणु का समूह है। अगर हम लोग इसके लाभ के बारे में बात करें तो एक राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि मटर के पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। मुक्त रूप से कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो क्लोस्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर।
डेयरी उद्योग में अर्थात दूध से दही बनाने में कौन से बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस और स्टेफिलोकोकस का। मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो ई कोलाई बैक्टीरिया, और इसे ही प्रदूषण निदेशक जीवाणु भी कहते हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक बनाने में किसका उपयोग होता है? तो बैक्टीरिया का उपयोग होता है। और फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था वो कौन सा था? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु से क्या तैयार किया जाता है? तो विटामिन B12। प्राचीनतम जीवित जीवाश्म आर्की जीवाणु। साइनोबैक्टीरिया किसे कहा जाता है? तो नील हरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये प्रोकैरियोटिक जीव है, ये मोनेरा जगत में आता है, ये स्वयंपोषी होता है। ठीक है। इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है? DNA है। एक बैक्टीरिया है एनाबीना। ठीक है। एनाबीना क्या करता है? वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बदलता है? तो एनाबीना बैक्टीरिया बदलता है। ठीक है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है एनाबीना। और मटर के पौधों की जड़ों के में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है राइजोबियम। ठीक है। ये याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। एजोला की पत्ती में कौन पाया जाता है? तो एनाबीना पाया जाता है। भोजन के रूप में किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है? तो स्पाइरुलिना नीलहरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। स्पाइरुलिना नीलहरित शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है स्पाइरुलिना नीलहरित शैवाल में। लाल सागर का लाल रंग क्यों है? तो वो है ट्राइकोडिसियम एरिथियम नामक नीलहरित शैवाल से। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने आज जो है ये जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण जो चैप्टर है जीव विज्ञान का, उसको हम लोगों ने देखा। ठीक है। वर्ड बाय वर्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनना चाहिए एग्ज़ाम में उसे हम लोगों ने देखा। इसमें बहुत सारे चीज़ दिए हैं, लेकिन इतना हमारा 1 डे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। जितना मैंने बताया, मैंने कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ा। ठीक है। इसमें जो भी चीज़ है, तो अब इसके आगे जो है मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग माइकोप्लाज्मा, जगत प्रोटिस्टा, फंगी, ये सब जो है ये सब आप लोग पढ़ के आइएगा। इसके बाद मैं उसे समझाऊंगा। तो एक बार मैं पूरा रिव्यू कर देता हूँ, रिवीजन फिर से कर लेते हैं। ठीक है। जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? तो उसके नामकरण, पहचान एवं अध्ययन के लिए। टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता था? तो टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता था अरस्तु को। मॉडर्न टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता था? लिनियस को। सिस्टेमा नेचुरा किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? तो लिनियस के द्वारा लिखी गई है। इसे बाइबल ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। द्विनाम पद्धति का जनक कौन है? तो लिनियस है। इन्होंने 2 भागों में बांटा, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। ठीक है। इसके अनुसार से इन्होंने जो नाम दिया कि प्रत्येक जीव के 2 वैज्ञानिक नाम जो होते हैं वो 2 अक्षर से बना होता है। एक में उसका वंश और एक में उसका जाति बताया जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम हैं। उसके बाद आता है 5 जगत प्रणाली। 5 जगत प्रणाली को किसने बताया? तो R.H. विटेकर ने बताया। इन्होंने 5 कौन कौन सा दिया? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटा, फंगस और एनिमिलिया, ये 5 दिया। इस पांचों में जो मोनेरा है इसमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव को रखा है, जिसमें जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा ये सब आते हैं। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव जो प्रोटोजोआ संघ अर्थात अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये शैवाल ये आते हैं। प्लांट में सभी पादप आते हैं। फंगस में जितने भी बड़े फंगस हैं वो सभी आते हैं। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसका पोषण जो होता है वो अवशोषण विधि के द्वारा होता है। ठीक है। इसके बाद है ये जंतु, ये प्रोटोजोआ को छोड़ के जितने भी समस्त जंतु है वो सभी इस वर्ग में आते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा वायरस के बारे में। वायरस की खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने की थी। नाम किसने दिया था? वेंजेरिक ने। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस का अर्थ क्या होता है? तो तरल विष होता है। ठीक है। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? वायरस कहा जाता है। इसमें RNA DNA दोनों मौजूद होता है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी पाया जाता है। इसे क्रिस्टल के रूप में अलग किया जा सकता है। इसमें कोशिका द्रव, कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए यह कैसा होता है? अकोशिकीय होता है। यह बैक्टीरिया से छोटा होता है। इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। न्यूक्लियो प्रोटीन का यह बना होता है। विषाणु की इकाई को क्या कहते हैं? वायरॉन कहते हैं।
ये 3 प्रकार का होता है, जंतु वायरस, पादप वायरस और जीवाणु भोजी। जंतुओं में जो रोग उत्पन्न करता है उसको जंतु वायरस कहते हैं, जो पादपों में रोग उत्पन्न करता है उसे पादप वायरस कहते हैं, और जो जीवाणुओं में रोग उत्पन्न करता है उसे जीवाणु भोजी कहते हैं। हमारे गंगा जी के जल में यही जीवाणु भोजी वायरस पाया जाता है। वायरस में रिप्रोडक्शन अर्थात जनन कैसे होता है, तो क्रॉस विधि के द्वारा अर्थात गुणन विधि के द्वारा होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। बैक्टीरिया का नामकरण किया था एरेनबर्ग ने। बैक्टीरिया का अध्ययन को कहा था बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया के फादर कौन है, ल्यूवेनहॉक। इसका अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। अगर इसकी हम लोग संरचना की बात करें तो इसका जो बाहरी आवरण होता है वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। जब ये कठोर होता है तो कैप्सूल, जब ये मुलायम होता है या नर्म होता है तो स्लाइम लेयर इसे कहा जाता है। इसमें सेल वाल अर्थात कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है, इसलिए ये एक कोशिकीय होते हैं। इसमें राइबोसोम, मीसोसोम भी प्रेजेंट होता है। ये विषमपोषी और स्वपोषी दोनों होते हैं तथा इसमें जनन जो होता है वो अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधि से होता है। एक वर्ड आता है कॉलीफॉर्म। कॉलीफॉर्म क्या है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु के समूह को कॉलीफॉर्म कहते हैं। बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी है। जैसे मटर के पौधे की जड़ों में जो एक बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम, वो नाइट्रोजन से नाइट्रेट में बदलता है, ठीक है। मुक्त रूप से जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो है क्लोस्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर। डेयरी उद्योग में लैक्टोबैसिलस और स्टेफिलोकोकस का उपयोग किया जाता है दूध से दही बनाने में। मानव की आंत में ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे प्रदूषण निदेशक जीवाणु भी कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स बनाने में भी जो है बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। प्रथम जो एंटीबायोटिक्स बना था स्ट्रेप्टोमाइसिन था, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलियम के द्वारा विटामिन B12 तैयार किया जाता है। प्राचीनतम जीवित जीवाश्म जो है वो आर्की जीवाणु है। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल कहा जाता है, ठीक है। ये स्वयंपोषी होता है। इनका अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। एक बैक्टीरिया एनाबिना जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, यह एजोला की पत्तियों पर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद भोजन के रूप में हम लोग किस बैक्टीरिया का यूज करते हैं, तो स्पाइरुलिना नीलहरित शैवाल का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। लाल सागर का लाल रंग किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो ट्राइकोडिशियम एरिथियम नामक नीलहरित शैवाल के कारण इसका पड़ा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे खान सर का जो पॉकेट जीके है उसका बायोलॉजी सेक्शन आज हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और उसके 2 चैप्टर्स को हम लोगों ने पढ़े। ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सीरीज को हमेशा देखें और जो भी पढ़ाया जाए आप लोग उसका रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करें, ओके। और आपको अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।